Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 5 of class 12th Sociology, and the name of chapter is Social Movements. Basically in this chapter we will study how the society try to bring the change which the society sometime things happens, but the society don't want that the things exist in the society, or such type of things which the society want to change. So if they get easily changed, then there is no need to start a movement. But when the resistance level is high, that time society, some section of the society needs to do the social movement to discourage that resistance. So let us continue. सोशल मूवमेंट्स हैव शेप्ड द वर्ल्ड वी लिव इन. आज जो हमारी दुनिया है, देखिए बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं. कई बार परिवर्तनों के लिए आवाज़ भी उठानी पड़ती है ना. फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट. अब एक सोशल मूवमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें एक सोशल मूवमेंट में चाहिए होती है. रिक्वायर सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन. सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन का मतलब जब तक कोज पूरा ना हो तब तक आंदोलन चलता रहना चाहिए. तो कलेक्टिव एक्शन और एक साथ लोगों को आना पड़ेगा. डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट. अब कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ चीज़ें जाती हैं, है ना. कई बार मतलब कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नियम कानून ला दिया जो सोसाइटी को पसंद नहीं आ रहा है, तो सोसाइटी उसके लिए आवाज़ उठाती है, उसको बदलने की कोशिश करती है. और जैसे कि हमने देखा वो फार्म बिल था, ठीक है, जिसमें हमारे किसान जो थे वो उन्होंने सोशल मूवमेंट एक तरह का चलाया, धरना दिया, प्रोटेस्ट किया, है ना, ताकि परिवर्तन आए. एम्ड ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट चेंज ऑन अ पब्लिक इशू. और कई बार जितने भी आंदोलन चलाए जाते हैं वो किस लिए चलाए जाते हैं, ताकि जो पब्लिक इशू है जिससे सोसाइटी सफ़र कर रही है वो परिवर्तन हो सके. शेयर्ड ऑब्जेक्टिव. जितने भी लोग एक सोशल आंदोलन में लगे हुए होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव एक होता है, उनकी आइडियोलॉजी एक होती है. डेवलप डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट, द यूज़ ऑफ ब्लैक क्लॉथ, स्ट्रीट प्ले, इटीसी. अब देखो सोशल मूवमेंट जो है वो किसी भी तरीके से चल सकता है. कई बार लोग इसमें काले कपड़े पहनते हैं या नुक्कड़ नाटक करते हैं, है ना, जो रोड पे स्ट्रीट प्लेज होते हैं वो, ठीक है. या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं किसी चीज़ को परिवर्तन. कैंडल मार्च निकालते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं. काउंटर मूवमेंट समटाइम अराइज इन डिफेंस ऑफ अ स्टेटस क्यो. फॉर एग्जाम्पल, राजा राम मोहन रॉय कैंपेन सती एंड फॉर्म द ब्रह्मो समाज. काउंटर मूवमेंट क्या होता है, जो सोसाइटी में कोई प्रथा चल रही है उसके खिलाफ जब आवाज़ उठाई जाए उसको बदलने की, तो उसको बोलते हैं काउंटर मूवमेंट. जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा थी, पर 1828 राजा राम मोहन रॉय जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई. डिफरेंस बिटवीन सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट. लेट अस सी इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है. सोशल चेंज इज कॉन्टिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस. सोशल चेंज लगातार बदलता रहता है क्योंकि सोसाइटी मॉडर्नाइज होती है तो चीज़ें बदलती रहती हैं, सोसाइटी में परिवर्तन आते रहते हैं. जैसे संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, है ना. टुडे वी आर गोइंग टू बी ट्राई टू कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज, है ना, बाय अडॉप्टिंग देयर कल्चर और लाइक दैट. सोशल मूवमेंट आर डायरेक्टेड टुवार्ड सेम स्पेसिफिक गोल. पर जो सामाजिक आंदोलन होते हैं या जो सामाजिक गतिविधियाँ होती हैं वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल के लिए होती हैं, और जैसे ही गोल पूरा होता है वो सब चीज़ें मूवमेंट ख़त्म हो जाता है. इट इन्वॉल्व लॉन्ग एंड कंटिन्यूस सोशल एफर्ट एंड एक्शन बाय पीपल. इसमें लोग लंबा संघर्ष करते हैं, परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही चीज़ें हो जाती हैं तो सोशल मूवमेंट क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट. थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन. लेट अस सी. सोशल conflict arise when a social group feels that it is worse off than another around it. देखिए कई बार समाज में आंदोलन इसलिए भी चलते हैं जैसे समाज का एक वर्ग जब अपने आप को दूसरे वर्ग के मुकाबले वंचित माने या डिप्राइव्ड माने, या उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, या उसको इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे जो दूसरे एंजॉय कर रहे हैं. रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर सच एज रिसेंटमेंट एंड रेज. तो कई बार क्या होता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है कि बहुत ज़्यादा उनको मेंटली प्रताड़ित किया जाता है, या वो व्यक्ति अपने आप को बहुत ही अलग कमज़ोर मानने लगता है ना, या हर चीज़ में उसको पीछे रखा जाता है. द लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी आर दैट वाइल परसेप्शंस एंड ऑफ डेप्रिवेशंस मे बी अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कलेक्टिव एक्शन. देखिए डेप्रीवेशन जब किया जाता है और लोगों को मतलब कि एक साथ जब बुलाना होता है तो बहुत एक बड़ी कम्युनिटी में लोगों को ये फील होना चाहिए कलेक्टिव एक्शन होगा तभी चीज़ें क्या होंगी,
कर सकते हैं, बट नॉट अ सफिशिएंट रीज़न इन देम सेल्फ। कई बार क्या होता है कि एक बड़े वर्ग के ग्रुप को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ मतलब भेदभाव हो रहा है या उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको इक्वल अधिकार नहीं दिए जा रहे। जैसे हमारे यहाँ पहले सोशल हायरार्किकल स्ट्रक्चर में था, तो उसमें फिर चीज़ें क्या होती है, पूरी कम्युनिटी क्या करती है, अपने आप को डिप्राइव फील करती है और एक परसेप्शन अपने माइंड में बना लेती है। द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, मैनक्योर ऑल्सन बुक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, इनका नाम याद रखना, ये बुक किसने लिखी पूछता है। आर्ग्यूज दैट अ सोशल मूवमेंट इज एन एग्रीगेशन ऑफ रेशनल इंडिविजुअल एक्टर्स परसुइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो इनके हिसाब से सोशल मूवमेंट क्या होता है, जिसमें रेशनल इंडिविजुअल, एक जैसे इंडिविजुअल्स एक साथ आए और मतलब कि एक तरह की सेल्फ इंटरेस्ट को, उन सबका इंटरेस्ट भी क्या होगा, सेम होगा और उसको पूरे करने के लिए आंदोलन चलाएं। मतलब ये कहते हैं कि जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो ग्रुप जो आवाज़ उठा रहा है, वो अपने हित को पूरा करने के लिए कोई सोशल मूवमेंट चलाता है। अ पर्सन हु जॉइन्स अ सोशल मूवमेंट ओनली इफ ही शी विल गेन समथिंग फ्रॉम इट। तो ये कहते हैं कि देखो, कोई भी व्यक्ति है वो उस आंदोलन को तभी ज्वाइन करेगा जब उसको उससे कुछ मिलेगा, चाहे सेटिस्फेक्शन मिले या उस जो भी कोज के लिए वो मूवमेंट किया जा रहा है, वो अपने फ़ायदे को देखता है वो व्यक्ति। कई बार वॉलेंटरली भी सोशल मूवमेंट से जुड़ा जाता है, पर आइडियोलॉजी उस टाइम से एग्जिस्ट करती है, दैट्स वाई दे आर गेटिंग क्लोजर टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द मूवमेंट। मैककार्थी एंड जेल्ड रिजेक्टेड ओल्सन, ये दोनों ओल्सन की थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं, अजम्पशन को, दैट सोशल मूवमेंट आर मेड ऑफ इंडिविजुअल परसुइंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट। और इन्होंने क्या कहा कि देखो, ये जो सेल्फ इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट दिया है, इसको इन दोनों ने क्या किया है, रिजेक्ट किया है। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन थ्योरी, इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज और मीन्स ऑफ डिफरेंट सोर्स। अब देखो, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में भी क्या होता है, बहुत सारे लोग सोसाइटी में, ग्रुप ऐसे हैं जिनके पास संसाधन भरपूर मात्रा में है, पर बहुत से ग्रुप ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो उसमें क्या होता है, फिर कन्फ्लिक्ट या फिर स्ट्रगल क्या होता है, उस टाइम अराइज हो जाता है एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में। लेट अस सी फर्दर। Critics argue that a social movement is not limited by existing resource. It can create resources such as new symbol and identities. और सोशल मूवमेंट क्या होता है, किस तरह से शुरू होता है कि ये नहीं कि कोई भी आंदोलन पुराने वाली चीज़ों पे ही एग्जिस्ट करता है, संसाधनों पे नहीं। बहुत सारी नई चीज़ें भी हर आंदोलन के अंदर बनती हैं, जैसे नए सिंबल हो गए, नई पहचान होगी, है ना। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज नीड नॉट बी अ कंसंट्रेंट, और इस संसाधनों की कमी सोशल मूवमेंट को जनरली उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती ज़्यादा। पर देखिए, कोई भी मूवमेंट हो उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट होता है कि जो समाज के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो चीज़ें चल रही हैं उनको बदलना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे सती प्रथा में रिफॉर्म हो गया, है ना। रिफॉर्मिस्ट चेंज द एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट, जो चल रही हैं गतिविधियाँ, चीज़ें, उनमें परिवर्तन लाना चाहते हैं रिफॉर्मिस्ट। थ्रू ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल स्टेप, वो क्या करते हैं, कोई नई चीज़ को शुरू करते हैं, जैसे ये था राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला, है ना, और फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी पास हुआ 2005 में। रिडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी, ये भी एक तरह का होता है मूवमेंट, परिवर्तन के लिए। A redemptive social movement bring about a change in the personal consciousness and action of its individual member। तो रिडेम्पटिव का मतलब होता है कि जब एक ग्रुप के पर्टिकुलर के अंदर लोगों की एक मान लो मेंटेलिटी है और उसको परिवर्तन करता है, जो एग्जिस्ट करती है ग्रुप के अंदर, तो उसको बोलते हैं रिडेम्पटिव। एग्जाम्पल, पीपल इन द एजियोवा कम्युनिटी इन केरला वर लेड बाय नारायण गुरु, ठीक है, टू चेंज देयर सोशल प्रैक्टिस, नारायण गुरु जी के द्वारा। तो ये कौन सा होगा, रिडेम्पटिव या फिर ट्रांसफॉर्मेटरी भी बोल सकते हैं इसको, जो चीज़ें चल रही हैं पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसको परिवर्तन करना। रिवोल्यूशनरी, जो पूरी व्यवस्था को चैलेंज करके उसको बदल देना। रिफॉर्म में चीज़ों में परिवर्तन आता है, यहाँ व्यवस्था ही बदल जाती है रिवोल्यूशनरी में। रिवोल्यूशनरी स्केल मूवमेंट अटेम्प्ट्स टू रेडिकली ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशन ऑफन बाय कैप्चरिंग स्टेट पावर। तो कई बार क्या होता है, रिवोल्यूशन किस लिए आता है, जैसे बोल्शेविक रिवोल्यूशन, पूरी व्यवस्था को ही बदल देना था, वो 10th क्लास की हिस्ट्री में है ना, ये जो स्लेव्स को खरीदा और बेचा जाता था उस व्यवस्था को।
तो रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से व्यवस्था को बदल देना, और इसमें स्टेट पावर को भी कैप्चर कर लिया जाता है कई बार, व्यवस्थाओं को भी चैलेंज, जैसे श्रीलंका के अंदर है ना, या फिर बांग्लादेश के अंदर अभी हमने देखा रिवोल्यूशनरी पावर। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले हमारे यहाँ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कैसे थे, आइए देखते हैं। चेंज इन सोशल प्रैक्टिस दैट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन एंड लोअर कास्ट, तो कई बार क्या था, पहले हमारे यहाँ महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता था, तो उसको बदलने के लिए आंदोलन चले। इशू टोकन ऑफ रिफॉर्म, और कुछ चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जैसे सती के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, है ना, विडो रीमैरिज के पहले नहीं था ना, पर उसके लिए आवाज़ उठाई, तो फिर विडो की रीमैरिज भी पॉसिबल हो पाई। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, उसको ख़त्म करने के लिए। A creative combination of modern ideas and Western liberalism and a new look on traditional literature, और वेस्टर्न लिबरलिज्म के आइडिया को प्रमोट करना, जैसे वेस्टर्न देशों में लोग जी रहे हैं, ओपन आइडियोलॉजी या ओपन कह सकते हो आप मेंटलिटी के साथ उसको डेवलप करना, ठीक है। द वेरिड रिफॉर्म मूवमेंट डिड नॉट हैव कॉमन थीम, अब देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हर मूवमेंट की थीम कॉमन नहीं होती, क्योंकि हर मूवमेंट एक पर्टिकुलर कॉज के लिए चलाई जाती है। फॉर सम द कंसर्न वर कन्फाइंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अपर कास्ट एंड मिडिल क्लास एंड वुमेन, कई बार कुछ के लिए आंदोलन अपर कास्ट, मिडिल क्लास और वुमेन्स के लिए था, पर कहीं पे ही आंदोलन दूसरों के लिए भी चलते थे, जैसे इनजस्टिस किया जाता था कास्ट सिस्टम के बेस पे SC STs के साथ। तो कहने का मतलब क्या है, हर आंदोलन का ग्रुप अलग हो सकता है, ज्वाइन करने का मोटिव अलग हो सकता है ना, और लोग भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर व्यक्ति एक आंदोलन को ज्वाइन कर रहा, तो ये नहीं कि सब उसको ज्वाइन करेंगे, क्या पता दूसरे को के लिए वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो सही हो। रीज़न फॉर सोशल रिफॉर्म, अब समाज में परिवर्तन लाने की ज़रूरत क्यों है 19th और 20th सेंचुरी के दौरान। द कंसर्न फॉर इनजस्टिस सफर्ड बाय द डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, उस टाइम ये इसलिए किया गया था क्योंकि डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट जो SC STs थे उनको बहुत ज़्यादा भेदभाव फेस करना पड़ रहा था। पर इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर और एनी अदर बेस। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, इवन आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, है ना, और 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये सब चीज़ें आज क्यों एग्जिस्ट कर पाई हैं, क्योंकि मूवमेंट्स चले हैं, स्ट्रगल हुआ है ना, जैसे सत्यशोधक समाज बना, या ज्योतिबा फुले जी के द्वारा, या दलित पैंथर ग्रुप बना, है ना। तो वो सब चीज़ें क्यों चली, ताकि सोसाइटी में जो इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है एक पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट के साथ, उसको क्या किया जा सके, बदला जा सके। प्रॉब्लम फेस्ड बाय अपर कास्ट एंड मिडिल क्लास मैन एंड वुमेन, कई बार ये लोग भी अपने आंदोलन चलाते थे, है ना, वुमेन्स के साथ, जैसे बहुत ज़्यादा पहले भेदभाव होता था, दे आर नॉट अलाउड टू गेट एजुकेशन और द इक्वल राइट्स विच द मेल काउंटर पार्ट इज गेटिंग, सो द very movements has been started by the women for demanding or for fulfilling the needs or for changing the society as per their need। जेंडर ऑपरेशन और सोशल इवीज पे भी बहुत सारे आंदोलन चले हैं। डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड मूवमेंट, लेट अस सी ओल्ड, पुराने कैसे चलते थे सोशल आंदोलन, और आज के दौर में कैसे चलते हैं। द ओल्ड सोशल मूवमेंट फंक्शनड विद इन द फ्रेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, मतलब पहले तो सोसाइटी से या उन सब से इतना ज़्यादा नहीं होता था, राजनीति सत्ता से ही जुड़े हुए वो होते थे, पार्टीज़ आवाज़ उठाती थी और मूवमेंट्स चलते थे वो सब, पर वर नॉट अबाउट चेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू पावर इन सोसाइटी, अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू, एनवायरनमेंट, पर आज के किस पे होते हैं, जीवन जीने पे, इश्यूज़ पे, प्रेजेंट इश्यूज़ जो चल रहे हैं, एनवायरनमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, वो सब। द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इसमें सोशल मूवमेंट में पुराने वालों में पॉलिटिकल पार्टी, नेता लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, पर आज नो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर, जनरली पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन्वॉल्व नहीं किया जाता और लोग वॉलंटरली पार्ट करते हैं इसमें आज के समय में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर रिलेशन, इसमें संबंध दोबारा बनाने की कोशिश की जाती है, स्थितियों को बदलने की। क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू सच एज हैविंग अ क्लीन एनवायरनमेंट, इसमें इसकी बात करी जाती है। रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन्स नेशन, जनरली जो पुराने मूवमेंट होते थे वो राज्य के अंदर ही सिमट के रह जाते थे या देश के अंदर ही,
पर आज जो मुद्दे उठते हैं एक देश में वो इंटरनेशनल इश्यूज बनते हैं, इंटरनेशनल चीज़ मतलब उस पर लोग काम करते हैं या परिवर्तन लाने की कोशिश करी जाती है। इकोलॉजिकल मूवमेंट, इकोलॉजिकल मूवमेंट होते हैं, देखो जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है ना। एक कंसेप्ट होता है कैरिंग कैपेसिटी। हम ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन धरती की कैरिंग कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा करते हैं। और एक होता है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी या एसिमिलेशन कैपेसिटी नेचर की, जो हमारे कूड़े को एब्जॉर्ब करने की होती है और उससे ज़्यादा जनरेट किया जाता है कूड़ा भी। तो इसलिए एनवायरमेंटल क्राइसिस या वो सब चीज़ें आती हैं तो फिर लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं परिवर्तन लाने के लिए। जैसे द चिपको मूवमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द इकोलॉजिकल मूवमेंट, ये इसका एक एग्जाम्पल है। चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा जी ने शुरू किया था, इनका नाम याद रखना। Started in Himalayan foothills to stop exploitation, depletion of forest and consequent environmental degradation। तो एक इसलिए चलाया गया था ताकि जो हिमालय की फुटहिल्स हैं, घाटियाँ हैं, उनमें जो पेड़ों को काटा जा रहा था बहुत बड़े स्केल पे, है ना, जिससे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा था, उसको रोकने के लिए ये आंदोलन चला था, चिपको मूवमेंट। वैन गवर्नमेंट फॉरेस्ट contractors came to cut down the trees, villagers including the large number of women stepped forward और ट्री को हग कर लेते थे कि हम इसको कटने नहीं देंगे। ठीक है। द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस वाज पिटेड अगेंस्ट द इकोनॉमी ऑफ प्रॉफिट। तो देखो संसाधनों की, जो हमें पता है रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि जिसमें हम संसाधनों को इस तरह यूज़ करेंगे कि आने वाली जनरेशन के लिए बच सके। तो लोगों ने पेड़ों को बचाया आने वाली जनरेशन के लिए, पर कुछ लोगों पेड़ को काटना चाहते प्रॉफिट के लिए। तो अर्थव्यवस्था आने वाले लोगों के लिए जो बचाना चाह रहे थे आज के लोग ने किसको हावी किया? जो लोग मुनाफा कमा रहे थे। द मूवमेंट फोकस्ड ऑन इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इकोनॉमी कैसे? क्योंकि आज ही अगर सब कुछ काट दिया जाएगा तो फ्यूचर में कैसे अर्थव्यवस्था चलेगी? रिसोर्सेज अगर आज ही कट जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। इकोलॉजी, नेचर अगर आज ही खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर में क्या होगा? और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इससे राजनीतिक गतिविधियां भी जुड़ी हुई थी। क्लास बेस्ड मूवमेंट, आइए देखते हैं क्लास बेस्ड मूवमेंट। अब क्लास बेस क्या होता है? हमें पता है सोसाइटी में रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन होता है। तो जब पुअर सेक्शन अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, अधिकारों के लिए आवाज़ उठाए, दैट इज़ कॉल्ड, या कोई भी व्यक्ति, तो अपर क्लास लोअर क्लास वाले या लोअर वाले अपर के खिलाफ या इस तरह से अधिकारों के लिए जब स्ट्रगल किया जाए तो उसको बोलते हैं क्लास बेस्ड मूवमेंट। तो पीजेंट्स आंदोलन पढ़ते हैं पहले। ये पीजेंट्स का रिच लैंडलॉर्ड्स के या अपने जो जिनके यहाँ मनी लैंडर्स हो गए उनके खिलाफ जो आंदोलन था, हैव टेकन प्लेस फ्रॉम प्री कॉलोनियल डेज। ठीक है, प्री कॉलोनियल डेज से लिया गया है जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे। द बंगाल रिवॉल्ट ऑफ 1859-1862 अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम एंड द डेक्कन रिवॉल्ट 1857 अगेंस्ट मनी लैंडर। ये दो एग्जाम्पल हैं पीजेंट मूवमेंट के। या डांडी मार्च देख लो आप, वो भी एक तरह का पीजेंट मूवमेंट है ना। द बारदोली सत्याग्रह 1928 सूरत के अंदर हुआ था, डिस्ट्रिक्ट में। नॉन टैक्स कैंपेन था, ठीक है ना, टिकट टैक्स नहीं बढ़ेंगे हम। नेशन वाइज स्ट्रगल था बारदोली सत्याग्रह। आप इसके लीडर बताइएगा कौन थे बारदोली सत्याग्रह के, कमेंट बॉक्स में। बिटवीन 1920 एंड 1940 पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सच एज बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ये बनाई गई थी। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनाई गई। किस लिए? ताकि किसानों के हक की आवाज़ उठाई जा सके। दे डिमांडेड फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फॉर पीजेंट्स, वर्कर्स एंड ऑल अदर एक्सप्लॉयटेड क्लास। जो भी मतलब कि इनका एक्सप्लॉयटेशन करती थी पीजेंट्स का, वर्कर्स का, उनके हक के लिए आवाज़ उठाई गई ताकि उनको भी वही अधिकार मिले जो अमीर लोगों के पास हैं, या जो अमीर सिर्फ डेवलपमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में ही ना रहे। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पीजेंट्स मूवमेंट नेमली द तेहबागा मूवमेंट 1946-47 में चला था एंड द तेलंगाना मूवमेंट 1946-51 में चला था, इमर्ज्ड, है ना। या फिर वो देख लो आप, लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पर पहला राज्य। तो आंदोलन टाइम टू टाइम चलते रहते हैं ताकि परिवर्तन आए, और परिवर्तन लाने के लिए ये चीज़ें चलती रहती हैं। न्यू फार्मर्स मूवमेंट, ठीक है, ये चला था 1970s में पंजाब और तमिलनाडु के अंदर। रीजनली था ये, क्योंकि पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करता था। नॉन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी।
द बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ दिस मूवमेंट वाज एंटी स्टेट एंड एंटी अर्बन, क्योंकि देखो अर्बनाइजेशन जब फैलता है तो नेचर को या एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और लैंड भी कंसंट्रेट होने लगती है, ठीक है ना, इंटेंसिव खेती होनी शुरू हो जाती है, तो जो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। द फोकस ऑफ डिमांड वाज प्राइस एंड रिलेटेड इश्यूज, प्राइस प्रिक्योरमेंट एमएसपी से जुड़ी हुई थी ये, है ना, प्राइस प्रिक्योरमेंट रिम्यूनरेशन प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर इनपुट टैक्सेशन नॉन पेमेंट ऑफ लोन, इन सब के लिए यह मूवमेंट चला था फार्मर्स का। दे यूज़ नोवल मेथड ऑफ एजिटेशन सच एज ब्लॉकिंग रोड यूज़ करते थे, है ना, रेलवेज को ब्लॉक करना है कि या रिफ्यूजिंग पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स की बात ना मानना या उनकी एंट्री ना होने देना, है ना, उनको मतलब कि रोकना, रेजिस्ट करना, है ना, एंड एनवायरनमेंट इश्यूज भी या वुमेन्स इश्यूज के ऊपर भी मतलब ये चीज़ें जुड़ी हुई थी। और अभी देख लो वो फार्म आंदोलन भी चला था जिसमें ये जो न्यू फार्म बिल था उसको क्या किया गया, विड्रॉ किया गया। फिर उसके बाद तो जब लोग किसी चीज़ से खुश नहीं होते तो मूवमेंट्स का सहारा लिया जाता है, जैसे वो लोकपाल बिल था, अन्ना हजारे के द्वारा चलाया गया था, मूवमेंट परिवर्तन था। वर्कर्स मूवमेंट, लेट अस सी, वर्कर भी अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार उनको उनके अधिकार इक्वली नहीं मिल पाते। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रिजीम न्यू मटेरियल वर प्रोक्योर्ड फ्रॉम इंडिया एंड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम वर मार्केट इन द कॉलोनी। तो क्या होता था, अंग्रेज़ हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में किया था, वहाँ पे फिनिश गुड तैयार होते थे, फिर वो माल इंडिया में आता था और यहाँ पे बिकता था, जिससे आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा था उनके देश में। दीज फैक्ट्रीज वर इस्टेब्लिश्ड इन पार्ट ऑफ टाउन्स ऑफ कोलकाता, है ना, बॉम्बे और मद्रास, इनमें यहाँ पे बनी थी, पर मेजॉरिटी ऑफ दी जो मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन था फिनिश गुड को तैयार करने का वो ब्रिटेन में था। लेबर वाज वेरी चीप एज द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नॉट रेगुलेट आइदर वेजेस और वर्किंग कंडीशन को उन्होंने सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। और हमारे यहाँ पे आप जानते हो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एग्रीकल्चर था। अब जो फार्म लेबर्स थे या जो मजदूर थे, क्योंकि एग्रीकल्चर देखो सीजनल काम होता है, ठीक है ना, तो अब वो बेचारे कहाँ जाएँ, तो उन्हें कम मजदूरी पे ही काम करना पड़ता था। इस तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर तो बिल्कुल था ही नहीं, है ना। लेटर ट्रेड यूनियन इमर्ज्ड एज वर्कर स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट, बाद में जब वर्कर्स ने अपने हकों की आवाज़ उठाई, बोनस की या इंक्रीमेंट की या और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने की, तो ट्रेड यूनियंस बनी या वर्कर यूनियंस भी बनती हैं। देयर वर वेव्स ऑफ स्ट्राइक इन टेक्सटाइल मिल, बॉम्बे में हड़ताल शुरू हो गई। इन 1920 AITUC वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे, ठीक है ना। द AITUC वाज ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग डाइवर्स आइडियोलॉजी के लोग इसमें थे। द मेन आइडियोलॉजिकल ग्रुप वर कौन कौन थे, मेन आइडियोलॉजिकल ग्रुप इसमें कम्युनिस्ट, मॉडरेट्स एंड नेशनलिस्ट। कम्युनिस्ट वही जो वर्कर्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेबर्स के लिए, मॉडरेट्स हो गए, है ना, जो सबको बराबर लेने या उस तरह की बातें करी, और नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लोग हो गए। द फॉर्मेशन ऑफ AITUC मेड द कॉलोनियल गवर्नमेंट मोर कॉशन वाइल डीलिंग, तो इससे कॉलोनियल गवर्नमेंट को समझ आ गया था या अब अगर हमें वर्कर्स से डील करना है तो बहुत समझदारी से करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर हड़तालें या फिर प्रोटेस्ट वो सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। लेबर्स के साथ बहुत मतलब कि सोच समझ के डील करना पड़ेगा। देयर वर वेव्स ऑफ स्ट्राइक्स इन द टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे, और बॉम्बे के अंदर हड़ताल शुरू हो गई थी वर्कर्स की। क्यों? क्योंकि जब उनको अधिकार नहीं मिल रहे थे उनके, या उनको इक्वल वेजेस नहीं मिल रही थी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेजेस बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस वाला प्रावधान जनरली इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं है। कास्ट बेस्ड मूवमेंट, अब कई बार क्या होता है जब एक पर्टिकुलर कास्ट अपने आप को सुपीरियर और दूसरी कास्ट को लोअर मानना जाता है, तो फिर जो लोअर वाले हैं वो अपने लिए स्ट्रगल करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं। हालांकि देखो गॉड ने हम सबको इक्वल बनाया है, कोई भी भेदभाव नहीं होता, पर कई बार सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरह से अरेंज किया जाता है कि एक पर्टिकुलर को टॉप पे रखा जाता है, दूसरी कास्ट को निचले तबके पे रखा जाता है। और जितने भी अधिकार, रिसोर्सेज का कंट्रोल, रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल कंट्रोल सब अपर कास्ट वालों का होता है और लोअर कास्ट वालों को उस टाइम नहीं होता था। आज तो खैर सब व्यवस्था ही अलग है। आई स्ट्रगल अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों का करते थे। ये दलित मूवमेंट हम पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल ऑपरेशन, है ना, पॉलिटिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन ना हो पाना, रिकॉग्नाइजेशन ना होना फेलो ह्यूमन बींग्स के द्वारा।
for self-confidence, for self-determination, for abolishment of stigmatization, a struggle to be touched। तो क्या होता है कि कई बार मतलब कि जब इतना ज़्यादा भेदभाव सोसाइटी में, ऑपरेशन, इक्वल अधिकार ना मिलना, तो फिर आंदोलन करना पड़ता है। द वर्ड दलित इज़ कॉमनली यूज टू, पहले कहाँ पे यूज़ होता था ये, मराठी में होता था, हिंदी और गुजराती भाषा में दलित वर्ड यूज़ होता था, एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस में भी ये यूज़ होता था। मीनिंग, इसका मतलब क्या होता था, पुअर एंड ओप्रेस्ड पर्सन, ब्रोकन ग्राउंड डाउन बाय दोज अबव देम, और इसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, ओप्रेस किया गया, किसके द्वारा, जो इससे ऊपर है। आप जानते हो हमारे यहाँ कास्ट हायरार्की थी, और कास्ट स्ट्रक्चर्स में दलित को सबसे लोअर पे रखा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला कंसेप्ट था, है ना, शूद्र दलित को कंसिडर करा जाता था उस टाइम। आज तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबोलिश करता है इंडिया के अंदर, और है ना, एंड इफ समवन फाउंड टू डू दैट देन SC/ST एक्ट 1989 वाज देयर, इज देयर। बैकवर्ड क्लास एंड कास्ट मूवमेंट भी हुआ हमारे यहाँ। बैकवर्ड क्लास लोगों ने भी अपने स्ट्रगल के लिए आवाज़ उठाई है, आंदोलन हुए हैं, जैसे वो 27% रिजर्वेशन का था, अदर बैकवर्ड क्लास का, OBCs का। इमर्ज्ड एज पॉलिटिकल एंटिटीज़ बोथ इन द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट में, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के कंटेक्स्ट बाद भी ये चीज़ें चलती रही हैं। द कॉलोनियल स्टेट ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड पैट्रोनेज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो अधिकतर क्या होता था, जो अंग्रेज़ थे वो किस तरह से चीज़ों को बांटते थे, बेसिकली कास्ट के बेस पे परिवर्तन करते थे, वो सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। People stayed within their caste for social and political identity in institutional life, और जनरली क्या होता था, लोग अपने में ही रहते थे, अपनी कम्युनिटी या अपने समाज में, या अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को ही प्रमोट करते थे, अपने लोगों को ही, ठीक है। तो कई बार क्या होता है फिर उसमें ना बहुत सारी कास्ट छूट जाती हैं जिनके पास संसाधन नहीं होते, जैसे OBCs में भी 2 होते हैं कम्युनिटी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर को जनरली रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ सकें और इक्वली स्टेटस गेन कर सकें जो अपर कास्ट वालों का है, जनरल वालों के समान, ठीक है। बट एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज रिमेंबर वी ऑल आर इक्वल, ठीक है। द अपर कास्ट रेस्पॉन्स, अब अपर कास्ट वाले इसको कैसे रजिस्ट करते हैं, कैसे रेस्पॉन्स करते हैं इन सब चीज़ों का। द राइज इन बोथ दलित एंड अदर बैकवर्ड क्लास मूवमेंट हैज़ लीड टू अ फीलिंग अमंग सेक्शन ऑफ द अपर कास्ट दैट दे आर बीइंग गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट, द गवर्नमेंट डज नॉट पे एनी हेड टू देम बिकॉज दे आर न्यूमेरिकली नॉट सिग्निफिकेंट एनफ। कई बार क्या होता है फिर अपर कास्ट वालों को, अब देखो गरीब तो या बैकवर्ड व्यक्ति तो, या जिसका संसाधनों पे कंट्रोल नहीं है, वो तो अपर कास्ट में भी हो सकता है ना, उसके लिए कास्ट स्ट्रक्चर तो बाद की बात है, पहले तो अपनी लाइफ सस्टेन करने की बात है। तो ये कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती हैं चीज़ें, पुअर वाली है, पर वो उसको मन में लगने लगता है कि मेरे को ये चीज़ मिल नहीं रही और उनको वो मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल रहा है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से है और वो पुअर है, उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, हमें समझ में आता है। पर मान लो एक अपर कास्ट का व्यक्ति, वो भी तो गरीब हो सकता है, और में जो है कई लाख कई करोड़ अपर कास्ट वाले जनरल कैटेगरी में भी पुअर होते हैं, या उनके पास संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है, बट दे आर गेटिंग द रिजर्वेशन में भी नोट, क्योंकि बस वो इकोनॉमिक EWS वाला कंसेप्ट वो भी अब चला, पहले तो वो भी नहीं था। द ट्राइबल मूवमेंट, लेट अस सी, लार्जली लोकेटेड इन द सो कॉल्ड ट्राइबल बेल्ट। मेनली ट्राइबल लोग कौन अपने आंदोलन किस लिए चलाते हैं, क्योंकि जब उनके, देखो ट्राइबल लोग नेचर को सब कुछ मानते हैं, पर मॉडर्न सोसाइटीज़ या गवर्नमेंट लॉज जब ऐसे बना दिए जाते हैं जिससे ट्राइबल लोगों के रीच से बाहर हो जाए कंट्रोल नेचर के प्रति, या नेचर का यूज़ ना कर पाएँ वो लोग, तो फिर आंदोलन चलाते हैं अपने अधिकारों के लिए। लार्जली लोकेटेड इन सो कॉल्ड ट्राइबल बेल्ट पे, मेनली उन इलाकों में होता है जहाँ पे ट्राइब्स की संख्या ज़्यादा है। इन मिडिल इंडिया सच एज द संथल्स, है ना, संथलीज हो गए, ओन्स हो गए, ओरांस हो गए, मुंडाज हो गए, इन छोटा नागपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना, और संथल पैरागन्स हो गए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उन इलाकों की बात कर रहे हैं। अहोम आना चाहिए यहाँ पे, है ना, AHOM लिख लेना आप, ठीक है। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा ट्राइबल लोगों के ऊपर, जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है हिस्ट्री में शायद, वो झारखंड। लेट अस सी फर्स्ट रीड अबाउट द झारखंड स्टेट फॉर्म्ड इन 2000 सन, है ना। झारखंड इज़ वन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट ऑफ इंडिया
कार्व्ड आउट ऑफ साउदर्न बिहार से निकला था 2000 सन में। हैड अ क्रिज्मेटिक लीडर इन बिरसा मुंडा इसके लीडर थे। एंड आदिवासी हु लेड अ मेजर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और वो लोग थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी आज़ादी के वक्त में। वो लोग भी इन इलाकों में रहते थे। लिटरेट आदिवासीज हेल्प टू क्रिएट अ यूनिफाइड एथनिक कॉन्शियसनेस एंड अ शेयर्ड आइडेंटिटी एज झारखंड। तो जो लोग पढ़े लिखे थे आदिवासी, उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि कैसे कॉन्शियसनेस जगाई, कैसे वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना है उन्हें, और कैसे मतलब कि झारखंड एक आइडेंटिटी सामने उभर के आई। ठीक है। इट वॉज द मिडिल क्लास आदिवासीज इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दैट फॉर्मुलेटेड द डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। आदिवासी लोग थे, मिडिल क्लासेस थे या इंटेलेक्चुअल जो समझदार नेता थे, उन लोगों ने आवाज़ उठाई एक सेपरेट स्टेट की। लॉब्ड फॉर इट इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया के अंदर भी और अब्रॉड में भी। विद इन साउथ बिहार आदिवासी शेयर्ड अ कॉमन हेटेड ऑफ डिकूस माइग्रेंट ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स के खिलाफ इनके मन में। डिकूस होते हैं जो आउटसाइडर्स आके रिसोर्सेज का, संसाधनों का यूज़ करते हैं ना, उनको डिकूस बोलते हैं। क्लास 8 की बुक में है ये चैप्टर हिस्ट्री में, डिकूस। माइग्रेंट ट्रेडर, मनी लैंडर, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई क्योंकि ये सारा संसाधनों पे कंट्रोल रखते थे और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे उन लोकल लोगों का। हु हैड सेटल्ड इन एरिया एंड ग्रैब्ड, सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली बाहरी लोगों ने। इम्प्रूविंग द ओरिजिनल रेजिडेंट, और ओरिजिनल रेजिडेंट कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना ही उनको अधिकार थे, तो इन्होंने आवाज़ उठाई और अलग स्टेट की बात करी। आदिवासीज एक्सपीरियंसेस ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड देयर सेंस ऑफ इनजस्टिस वर मोबिलाइज्ड टू क्रिएट अ शेयर्ड झारखंड आइडेंटिटी एंड इंस्पायर कलेक्टिव एक्शन। तो आदिवासी लोगों ने मार्जिनलाइजेशन फील किया कि उनके साथ इतना ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करी और इंस्पायर किया कलेक्टिव एक्शन को कि हम सब एक आके अपना राज्य अलग बनाएंगे और हम अलग होंगे इनसे। द इशू अगेंस्ट विच द लीडर ऑफ मूवमेंट इन झारखंड एजिटेटेड वर, अब किस लिए ये आंदोलन चल रहा था, जैसे कि एक्वाइजेशन ऑफ लैंड फॉर लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड फायरिंग रेंज के लिए जो लैंड एक्वायर की गई उसके खिलाफ था। सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन विच आर हेल्ड अप, कैंप्स क्लोज डाउन, कैंप्स को बंद किया जाए जो भी लगाए गए हैं या जो सर्वेज करे जा रहे हैं, क्योंकि झारखंड आप जानते हो कोयले के लिए फेमस है, झरैया एंथ्रासाइट हो गया है ना, तो या बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे कोयला निकलता है, इसलिए वो चाहते थे कि ठीक है जो भी हमारे संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे राज्य में, उनका बेनिफिट हम लोगों को पहुँचे, बाहरी लोग क्यों इसका फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पे आके, इसलिए मेन था। क्योंकि उनसे बहुत सस्ते दामों पे कोयला खरीदा जाता था और बाहर एक्सपेंसिव रेट्स पे बेच दिया जाता था, और उन्हीं से ही मजदूरी भी कराई जाती थी वहीं पे कोयल फील्ड्स में, पर उनको कुछ भी नहीं मिलता था, इसलिए कलेक्शन ऑफ लोन्स, रेंट्स, कोऑपरेटिव ड्यूज विच वर रजिस्टर्ड, इन सबको ख़त्म करने की बात की गई इन लोगों के द्वारा, है ना, लीडर्स के द्वारा। और जो भी मतलब पेंडिंग चीज़ें हैं, झारखंड के ड्यूज़ हैं दूसरी जगहों पे, या कोयले की जो पेमेंट पेंडिंग है या और संसाधनों की पेमेंट पेंडिंग है, वो जल्दी से जल्दी इन्हें मिले, इनके राज्य को। नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच दे बायकॉटेड, और जो फॉरेस्ट का नेशनलाइजेशन हुआ था मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला गया था, क्योंकि देखो ट्राइबल लोग नेचर के बहुत क्लोज होते हैं, नेचर से कनेक्टेड होते हैं। अब अगर उनको ना जाने दिया जाएगा फॉरेस्ट में या नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं करने दिया जाएगा, देन हाउ दे आर गोइंग टू सर्वाइव, है ना। द नॉर्थ ईस्ट, लेट अस सी नॉर्थ ईस्ट में क्या आंदोलन हुआ। द प्रोसेस ऑफ, और नॉर्थ ईस्ट का तो अभी बहुत फेमस आंदोलन भी चला था ना, मणिपुर के अंदर 2 ट्राइब्स के बीच में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना वो 2 ट्राइब कौन से थे। द प्रोसेस ऑफ, जिसमें इतना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ उस राज्य को। द प्रोसेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट विद द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस जनरेटेड अनरेस्ट इवन इन ऑल द मेजर हिल्स डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़। तो स्टेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस हुआ वो शुरू हुआ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और फिर उसमें क्या हुआ, राज्य बटे, है ना, और बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे वो भी, उनको भी डिस्प्लेस इधर उधर होना पड़ा। एलिनेशन ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड, अब देखो जब स्टेट ने अपने कंट्रोल में फॉरेस्ट को ले लिया तो फिर ट्राइबल लोगों के मन में भावना आई कि उनको उनके पेड़ों पौधों से, वन्य जीवन से, डाइवर्सिटी से क्या कर दिया गया, बायोडाइवर्सिटी से अलग कर दिया गया। हैंस इकोलॉजिकल इश्यूज जो थे वो सेंट्रल थे ट्राइबल मूवमेंट के, जो भी ट्राइबल लोगों ने आंदोलन चलाए।
कल्चरल इश्यूज़, आइडेंटिटी, क्योंकि कई बार अंडर एस्टिमेट किया जाता है ट्राइबल लोगों के कल्चर और ट्रेडिशन को। जनरली ये कंसिडर किया जाता है कि ट्राइबल लोग हैं तो बस वो रंग बिरंगे कपड़े, इस तरीके से नहीं, उनका अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो वो चाहते थे कि हमारे कल्चर ट्रेडिशन को भी एक पहचान मिले, एक आइडेंटिटी मिले और सोसाइटी में एग्जिस्टेंस मिले हमारे कल्चर को। इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ट्राइबल लोगों को या जो भी लोअर कास्ट वाले थे उस टाइम, हालांकि आज तो कास्ट या सब ऑक्यूपेशन में मैटर ही नहीं करता, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन या आर्टिकल 21 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पर उस टाइम इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अपर कास्ट आर एंजॉइंग टेकिंग द प्रिविलेज ऑफ द resources or getting all the things, but lower caste or the tribal people are not getting anything for the survival or for the betterment of their life. अब महिलाओं ने भी आंदोलन चलाए अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि महिलाओं के साथ भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करा जाता है इस सोसाइटी में उनके द्वारा। द अर्ली 20th सेंचुरी saw the growth of women's organization at national and local लेवल पे महिलाओं ने अपने वो अधिकार बनाए और महिलाओं ने अपने हक की बात करी। द मूवमेंट इंडिया एसोसिएशन WIA, अब ये ईयर याद रखना है कब बनी थी, 1971, MCQs एंड CUET के उससे भी, ओपिनियन से भी और बोर्ड के उससे भी। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1926, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया 1925। तो दीज ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली रेज द वॉइस so that the women can get their right equally as the men gets. Post 1947 के बाद एप्लीकेशन फॉर स्कूल फॉर्म हैव बोथ फादर और मदर का नेम होने लगा है ना, क्योंकि आवाज़ उठाई उस चीज़ के लिए। नाउ द पासपोर्ट ऑफ अ चाइल्ड हैज़ आइदर मदर और फादर नेम। अब पासपोर्ट के ऊपर, इवन पैन कार्ड पे भी मदर का नाम लिखवाना चाहे लिखवा सकते हैं, फादर का चाहे तो उनका भी। एक्सक्लूसिवली इंश्योर्ड कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग फैमिली एंड मैरिज पैटर्न इन इंडिया, बदल रहा था। इम्पोर्टेंट लीगल चेंजेस हैव टेकन प्लेस। और पहले क्या होता था, सिर्फ फादर का नाम आता था ना, और पति का भी आ सकता है ना, तो वो सब चीज़ें देखो क्या होता है बेसिकली। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हालांकि वो कुछ होता नहीं, पर वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ इंडिकेशन दे रही होती हैं, तो ज़रूरी होता है उनको बदलने का। लीगल चेंजेस में परिवर्तन हुआ, रेफर टू एज द सेकंड फेज ऑफ द इंडियन वुमेन्स मूवमेंट एज देयर चेंज बोथ इन टर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एज वेल एज आइडियोलॉजी। तो परिवर्तन लाने की ज़रूरत की गई संस्थाओं में भी और समाज के सोच में भी, क्योंकि कई बार वुमेन को कंसिडर किया जाता है डेप्राइव, कमज़ोर, इस तरीके से कि ये तो कुछ नहीं कर सकती, लाइक दैट, है ना। बट अ वुमेन कैन डू ऑल द थिंग्स विच अ मेल डू एंड अ वुमेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज मच एज अ मैन इज, है ना। सो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। देयर वाज द ग्रोथ ऑफ ऑटोनोमियस वुमेन मूवमेंट, बहुत सारी महिलाओं के आंदोलन चले, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़, जो पॉलिटिकल पार्टीज से अलग थे। आज भी आप देखो महिलाओं का हमारे पार्लियामेंट में कितना कम रिप्रेजेंटेशन है, मेनली नॉर्डिक कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें, नॉर्डिक कंट्रीज में देश भी महिलाएं चला रही हैं। तो अ वुमेन कैन डू एवरीथिंग। न्यू इश्यूज सच एज वायलेशन अगेंस्ट वुमेन हैव बीन टेकन अप, आंदोलन जो नए इश्यूज पर भी आवाज़ उठी, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट कई बार उनको फेस करना पड़ जाता है, तो उसके लिए खिलाफ भी आवाज़ उठी। या और भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं टाइम टू टाइम, जब भी महिलाओं से जुड़े आंदोलन सामने आए हैं, मुद्दों पर आवाज़ उठाई गई है। उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए स्टूडेंट, सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो अगर किसी पॉइंट से आपकी कोई भावना हर्ट हुई है, उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सोशोलॉजी का लर्नर हूँ, है ना। और इसीलिए बस जो भी मैंने आपसे इस पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, आप उसको एज अ लर्नर ही इनटेक करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्वस्थ रहिए, खूब जीवन में आगे बढ़िए, इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए। और वो सब करा कैसे जा सकता है, मेहनत करके। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।